तैयार हो जाइए एक और एक्शन पैक दिन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों के लिए आज साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, लेकिन हमारे यहाँ रहेगी कल वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी भी। तो उससे पहले का ट्रेड मजबूत शुरुआत के संकेत एसजेएक्स 50 से, डाउ की सुस्ती, आज का ट्रेड सेटअप कैसा रहेगा और क्या करना है आपको, इस पर है फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और ईयर एंड मोड में आप जाते हुए दिख रहे हैं बाजार। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद अमेरिकी बाजार तो फिसले, पर आज भारतीय बाजारों पर नजर रहेगी। तो अनिल जी, एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। बताएं सर, ट्रिगर्स क्या हैं आज के लिए? दीप, रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद डाउ में हल्की प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी। छुट्टियों का माहौल बनता हुआ दिख रहा है और इसलिए वॉल्यूम्स और रेंज थोड़ी सी छोटी होती दिख रही है। लगभग 68 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ है, लेकिन लगभग 300 पॉइंट की रेंज में डाउ ने कारोबार किया है कल के सेशन में। डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में 30-35 अंक मजबूत है, लेकिन हांगकांग की तेजी कमाल करती हुई दिख रही है। ट्रिपल सेंचुरी मारता हुआ हांगकांग और माहौल देखने को मिल रहा है। एसजेएक्स निफ्टी भी वहीं से संकेत ले रहा है। दो बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, भेल अपने नॉन कोर एसेट बेचने की तैयारी में। जुबिलेंट लाइफ ये रेड बुल जैसी बड़ी दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ करार करने की तैयारी में। ये दो बड़ी जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है, इन पर रखिएगा नजर रखिएगा। कैबिनेट और सीसीए की बैठक पर 10:30 बजे होने जा रही है। थोड़ी देर हम कोशिश करेंगे बताने की आपको कि क्या कुछ आज इस बैठक में बातचीत हो सकती है, निर्णय आ सकते हैं, उस पर भी रहेगी नजर। जी दी बिल्कुल अनिल जी, तो ढेरों सारे क्यूज हैं सर आज के लिए, पर ये जो ग्लोबल इंपोर्टेड तेजी हम लगातार बाजार में देख रहे हैं, उसका अच्छा माहौल बना है, उसके बारे में एक सवाल पूछना है सर। उससे पहले, आज काफी सारी ग्लोबल मार्केट्स के लिए आखिरी ट्रेडिंग दिन है। अब अगले 2 दिन की छुट्टी मनाएंगे और फिर तो वीकेंड है, तो 4 दिन की छुट्टी के लिए तैयार हो रहे हैं ग्लोबल बाजार। इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ते हुए दिखेगा? आज कुछ ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होते हुए दिखते हैं और वॉल्यूम्स पर भी कोई असर दिखेगा सर इसका? दीप, पहला काम तो ये होना चाहिए कि सारे ग्लोबल मार्केट्स की भी एक एसोसिएशन बननी चाहिए, और वो एसोसिएशन चाहे अमेरिका लीड करे चाहे हमें करने दे, हमें नहीं, अमेरिका ही लीड करे, ज़्यादा बढ़िया है। और ये डिसाइड करे कि साल में कुछ दिन ऐसे होने चाहिए जहां दुनिया भर के सारे बाजार बंद रहें, ताकि एक दूसरे बाजार को परेशानी ना हो दूसरे के चक्कर में। पता चला कि 31 को सारे बाजार बंद है, 1 को सारे बाजार बंद है, खाली हमारा बाजार खुला है। तो एक आध दिन तो ऐसा होना चाहिए कि जहां पर हम सब लोग एक साथ पूरी दुनिया छुट्टी मना सके बाजारों में, वो होना जरूरी है। 1 से ज़्यादा बढ़िया कोई, 1 जनवरी से ज़्यादा बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती है। आई एम श्योर कि 1 जनवरी को हम अकेले मार्केट होंगे जो खुले होंगे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, दुनिया भर के बाजारों के लिए आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। ज़्यादातर बाजार लॉन्ग वीकेंड पर जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि गुरुवार को 31 है, शुक्रवार के दिन कौन बाजार खोलेगा, शनिवार रविवार तो है, तो 4 दिनों का लंबा वीकेंड है। और उस लंबे वीकेंड के पहले सुस्ती सिर्फ वॉल्यूम में हो सकती है, बाकी प्राइस एक्शन तो दीप भरपूर है। कहीं कोई ऐसे संकेत है नहीं। आप देखिए ना, कोई तो ट्रेड कर रहा है, तभी तो हांगकांग 300 पॉइंट ऊपर है, कोई तो बुलिश है, एसजेएक्स निफ्टी 50-60 पॉइंट ऊपर है, कोई तो बुलिश है, डाउ फ्यूचर्स 30-35-40 पॉइंट फिर से रिकवर होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर ये कि एक्शन बाजारों में भरपूर है। हाँ, एक चीज जो अमेरिकी बाजारों में दिख रही है जो इंटरेस्टिंग है, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से वहाँ के स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। जो कुछ भी खरीदारी है वो सीमित है लार्ज कैप शेयरों तक। तो 3 दिनों की तेजी के बाद अमेरिकी बाजारों में थोड़ा सा जो ब्रेक लगा है, वहाँ पर ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। आमतौर पर धारणा ये रहती है कि साल के अंत में एनएवी बढ़ाने के लिए आज से फंड्स काफ़ी स्टॉक खरीदते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि साल के आखिरी हफ्ते के मूव को बाजार के बड़े लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, और अगले हफ्ते में भी पहले 4-5 ट्रेडिंग सेशन छोड़ दीजिए, जैसे इस बार संडे तक का छोड़ दीजिए। मंडे से बाजार फिर से फुल फ्लेज मूड में आते हुए दिखेंगे 4 तारीख के बाद से, तो वो एक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे ख्याल से सेटअप ठीक है ग्लोबल मार्केट से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वॉल्यूम्स थोड़े से दुनिया भर के बाजारों से कम रहेंगे, ये आप मान सकते हैं। जी दीप, बिल्कुल, तो वॉल्यूम्स थोड़े कम रहेंगे पर बाजार में एक्शन भरपूर है, और एक और रिकॉर्ड के लिए हम तैयार हो रहे हैं सर। और रिकॉर्ड्स की बात करी सर, बाजार की चाल की अगर आप बात करें तो जो करेक्शन हुआ था पिछले मंडे, उसके बाद से जो बाजार की चाल रही है सर, वो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन देखें तो हर बार नए लेवल्स बाजार क्रॉस कर रहा है, हर बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा रहा है, और 150-200 पॉइंट या फिर 100-150 पॉइंट्स की तेजी तो रोज ही आती हुई दिख रही है। 13,400 से अब 13,900 के ऊपर जो हम आए हैं, इस ट्रेंड को थोड़ा समझाएं सर, निफ्टी में जिस तरह से आ रहा है, और क्या 14,000 की फिर तैयारी है?
दीप ये ट्रेंड तीसरी या चौथी बार हुआ है, 3 बार तो मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं, हो सकता है चौथी बार हुआ। और वो ट्रेंड क्या है? वो ट्रेंड ये कि एक तेजी के मार्केट में कई दिनों तक 10, 12, 15 ट्रेडिंग सेशन तक लगातार बाजार के बढ़ने के बाद अचानक से एक दिन शार्प करेक्शन आता है और उस शार्प करेक्शन में तेजी की पोजीशन कम होती है और अचानक से पुट कॉल रेशियो जो आपको हेवी नजर आता है वो ठंडा हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है और उसके बाद बाजार जो वापस बढ़ता है वो बदले की भावना से कि मुझे एक दिन गिरा कैसे दिया आपने, ठीक है। 15 दिन मजबूत होने के बाद अगर एक दिन करेक्शन हो जाए तो आप मूड बदल देंगे या आप मंदी में आ जाएंगे, और वो जो बदले की भावना से फिर अगले 500 पॉइंट की जोन में निफ्टी पहुंचता है, वो कमाल है। और ये तीसरी चौथी बार हो रहा है, 500 पॉइंट के ब्लॉक में निफ्टी बढ़ रहा है और इस बार भी एग्जैक्टली वही हुआ है। आप देखिए 13,328 का लो बनाया, नेक्स्ट डे 13,466 यानी अगले 400 की रेंज में, उसके बाद सीधा 600 की रेंज में 601 पर क्लोजिंग, उसके बाद 749 की क्लोजिंग, 873 और कल 932। इस फॉर्मूला के हिसाब से तो संभावना पूरी कि आज की क्लोजिंग 14,000 के ऊपर मिलनी चाहिए, क्योंकि हर रोज बाजार मतलब आप देखिए 5 ट्रेडिंग सेशन में 600 पॉइंट के आसपास की बढ़त और निचले सुरों से 13,131 से आप 14,000 यानी कि लगभग आप 800 पॉइंट सिर्फ 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में बढ़ गए। तो ये मजबूती दिखा रहा है बाजार में फ्लोज की, सेंटीमेंट की, और दूसरी बात यह कि शॉर्ट कवरिंग की भी और जो साइड में बैठे हैं उनकी तरफ से तुरंत खरीदारी आने की भी। जाहिर सी बात है, जैसा मैं कह रहा हूं 500 पॉइंट के ब्लॉक पर चल रहा है, तो ये ब्लॉक 14,100 के आसपास रुकता है। यहां पर थोड़ा सा अगर बाजार वक्त बिताए और वक्त बिता के वापस से और तेज रफ्तार से बढ़े कि 14,000 को हमने निर्णायक रूप से पार कर लिया और अब अच्छी तेजी दिखाएंगे, ठीक उसी तरह से जैसे 13,500 के लेवल को निर्णायक रूप से पार किया, फिर हम 14,000 आए, फिर 14,000 को पार करके हम 14,500 की तरफ बढ़े। तो ये एक पैटर्न है जो निफ्टी डेवलप कर रहा है पिछले कुछ समय से और मुझे लगता है कि उसका एक्शन आपको भरपूर देखने को मिल ही रहा है। तो ट्रेंड साफ है, सिंपल है कि छोटे करेक्शन के बाद तेज खरीदारी, ये बाजार का टेक्सचर है। कम से कम नवंबर और दिसंबर इन 2 महीनों में तो यही हुआ है दीप जी। बिल्कुल, और ये ट्रेंड एक बार फिर से बरकरार होते हुए दिख रहा है। देखते हैं आज किस तरह का सेटअप है और मार्केट्स कितना ऊपर जाती हैं। सर, निफ्टी की तो बात करी, पर जो आप 24 तारीख से हाईलाइट कर रहे हैं कि एक तो हाई बीटा में इंटरेस्ट वापस बाजारों का आ रहा है और बैंक्स और फाइनेंशियल से हम लीडरशिप आते हुए देख रहे हैं। कल भी बैंक निफ्टी आगे रहा और हमने देखा कि लार्ज कैप बैंक्स HDFC बैंक, एक्सिस, ICICI, कोटक, यहां से पार्टिसिपेशन और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाए। तो इसका कितना अहम रोल रहेगा और ये जो बैंक निफ्टी की थोड़ी आउट परफॉर्मेंस है, क्या ये बरकरार रहेगी? रहनी चाहिए दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस और हाई बीटा स्टॉक्स में तेजी बरकरार रहेगी। जो मूड माहौल चाहिए हाई बीटा स्टॉक्स में खरीदारी करने का। एक और चीज समझिए, जब करेक्शन होता है तो हाई बीटा स्टॉक्स में गिरने की भी रफ्तार काफी तेज होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब अगर आपका मूड फिर से रिस्की स्टॉक्स या रिस्की एसेट्स खरीदने का हो तो फिर आपको पैसा फास्ट वहीं बनते हुए दिखता है। तो मेरा ये समझना है NBFC बैंक्स अब भी लीडरशिप लेंगे और आपको, हमें लग रहा है कि लीडरशिप है, लेकिन लीडरशिप है कहाँ? 32,600 का लाइफ टाइम हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने, अभी भी उससे 1300 पॉइंट दूर है, अभी भी 1300 पॉइंट, जबकि 12,400 का लाइफ टाइम हाई बनाकर निफ्टी वहां से 1500 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी 1500 पॉइंट ऊपर है, यानी कि 10% से ज्यादा ऊपर है अपने पुराने लाइफ टाइम हाई से। बैंक निफ्टी 32,600 के लाइफ टाइम हाई से अभी भी 4% 5% नीचे है। तो आउट परफॉर्मेंस कहाँ है? आउट परफॉर्मेंस सिर्फ 2 दिनों की। मैं इसे आउट परफॉर्मेंस भी नहीं कहूंगा कि भाई वो बहुत पीछे रह गया, आप और मैं दोनों दौड़ लगा रहे हैं, आप आगे भाग गए, मुझे लगा अरे दीप तो इतना तेजी से भाग रहे, थोड़ा तो मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। तो बैंक निफ्टी सिर्फ वही काम कर रहा है, अपनी स्पीड बढ़ाने का। बस बात यही कि चूंकि पूरा का पूरा जो बैंक निफ्टी में वेटेज है, वजन है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफ़ी कुछ भाग चुके हैं, तो और PSU बैंक्स का वेटेज उतना रहा नहीं और नहीं वहाँ पर उतना इंटरेस्ट रहा है, इसलिए ज़्यादा आपको तेज़ी जो दिख रही है वो बैंक निफ्टी में अब आते हुए दिख रही है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी इवेंचुअली अपना लाइफ टाइम हाई 32,600 है, उसकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। दीप, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, बैंक निफ्टी ने भी आपने देखा कितना 30,000 और 31,000 की रेंज में वक्त बिताया और अब फाइनली 31,000 के ऊपर का ब्रेकआउट मिला है। सिर्फ एक और आज 31,000 के ऊपर की क्लोजिंग आप करवा दीजिए बैंक निफ्टी में, फिर देखिए फायरवर्क्स वहां पर भी लगातार होते रहे, हो ही रहे, वैसे तो होंगे भी, लेकिन 31,000 के ऊपर की क्लोजिंग, कॉन्फिडेंस लगातार दूसरे दिन 31,000 के ऊपर बंद होने में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा दीप जी।
बिल्कुल, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, बाजारों का अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, निफ्टी 14,000 की तैयारी में और बैंक निफ्टी शानदार एक्शन दिखा रहा है। तो फिर सर एक्शन की शुरुआत करते हैं, बताएं आज के संकेत कैसे दिख रहे हैं? आज के संकेतों में दीप ग्लोबल मार्केट के संकेत पॉजिटिव से न्यूट्रल साइड पर रख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका न्यूट्रल है, एशिया से सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, तो न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव साइड पर टिल्टेड मान सकते हैं इसे। वे एफआईज के संकेत पॉजिटिव थे, हैं, रहेंगे, उम्मीद कर सकते हैं। घरेलू फंड्स नेगेटिव ही हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, थोड़े से बेहतर। सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। आज की जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के नज़दीक खरीदें। कल भी आपको बाजार ने एक मौका दिया 13,850 13,875 की रेंज में खरीदने का, और आपको याद होगा सुबह हम जब खुल रहे थे तब हम यही बात कर रहे थे कि 13,900 के ऊपर आप खुल रहे हैं, लेकिन आपके लिए परफेक्ट बाय रेंज 13,850 13,875 की होती है, और वहाँ पर एक मौका दिया ही है बाजार ने। और 13,975 से 14,050 की रेंज हमने प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर दी थी, एग्जैक्टली 13,967 से बिका है, वहाँ से बाजार थोड़ा नीचे आया। शॉर्ट कवरिंग लगातार रहेगी, अभी भी है, और स्पेशली अगर 14,000 के पार निकलकर निफ्टी टिका तो यहां पर शॉर्ट कवरिंग और बढ़ती हुई नजर आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो 14,000 के ऊपर निकलने के बाद शॉर्ट कवरिंग का जोर बढ़ता हुआ दिखेगा। जो खरीदारी है एफआईज की वो लगातार सपोर्ट दे रही है, निचले स्तरों पर और सपोर्ट देगी, ये आप मानकर चल सकते हैं। और प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आती हुई दिख सकती है, कल ही की तरह आज भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। और वो आए तो बेहतर है, ये प्रॉफिट बुकिंग आनी भी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। तो हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर होती रहे, बाजार हल्के होते रहें, फिर से आपको मौका मिले। लेकिन एक चीज़ बहुत साफ तौर पर ध्यान रखने वाली बात है, और वो ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास छोड़ना नहीं है। दिन के दौरान रिवर्सल जब आता है, बाजार नीचे आता है, तो वहां पर आपको खरीदारी करनी है, वहां पर डर कर बेचना नहीं है, ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि आपको अपना स्टॉप लॉस पता है, जो मैं आगे बताऊंगा आज के लिए भी। तो जब स्टॉप लॉस मालूम है, ट्रेंड पता है, सेंटीमेंट मालूम है, एक तरफा बाजार बढ़ेगा ही, जहां भी जब भी थोड़ा सा नीचे आए वापस से खरीद लीजिए। जी दीप। बिल्कुल, तो जहां थोड़ा सा नीचे है खरीदारी कर लीजिए। देखिए एसजीएक्स निफ्टी भी अब 14,000 के करीब आने की तैयारी में है, तो एक्शन तो आज भरपूर होने वाला है। सर आपने बोला लेवल्स की बात करें, तो लेवल समझाएं सर, क्या अहम लेवल्स आप देख रहे हैं आज के लिए? 13,850 13,875 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जो है नदीप, और वैसे तो इसके नीचे जाने की संभावना नहीं के बराबर है, फिर भी एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले कल का भी उतार चढ़ाव आपने देखा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी, तो लेवल्स आपके पास हाथ में होने चाहिए। अगर कभी कुछ ऐसा आए तो आपको पता होना चाहिए, और वो लेवल है 13,750 13,800 स्ट्रॉन्ग बाय जोन। यहाँ पर तो कोई मौका ही नहीं कि आप ना खरीदें, खरीदना ही है। 13,750 13,800, उससे पहले दिन के लिए 13,850 13,875 भी मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और इतना आसानी से उसके नीचे भी नहीं जाने वाला, वही आप मानकर चलें। और स्पेशली अगर 50-60 पॉइंट गैप से खुल कर लाइफ टाइम हाई नया बना लिया, फिर तो आपकी पहली रेंज से ही काम चल जाएगा। ऊपर में क्या हो सकता है? 13,975 14,050, ये ऊपरी रेंज है जिसके आसपास कहीं कहीं हम खुलेंगे और इस रेंज में थोड़ा वक्त बिताएंगे। एक बार 14,000 के ऊपर की क्लोजिंग अगर आज मिलती है तो फिर ये बड़ा फायरवर्क्स दिखा रहा है, फिर हो सकता है आपको कल की एक्सपायरी तक ही 14,150 14,200 तक की रेंज मिल जाए। तो आज 14,000 छुएंगे, संभावना पूरी है, पार होंगे, हो सकते हैं। क्लोजिंग होंगे क्या 14,000 के ऊपर, उसमें क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लंबा वीकेंड ग्लोबल मार्केट्स के लिए आएगा, आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। तो आज की क्लोजिंग देखते हैं। अगर क्लोजिंग 14,000 के ऊपर मिलती तो निफ्टी फिर बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, और बड़ी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। आइए बैंक निफ्टी में 30,900 ये आपके लिए दिन का मजबूत सपोर्ट रेंज है। 30,900 31,050, कल भी 31,000 का लो आपने बनाया था। 30,900 31,050 दिन के लिए एक सपोर्ट रेंज है, और वैसे तो इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, जाएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी एक रेंज आप रखिए। एक्सपायरी के एक दिन पहले का दिन है तो थोड़ा आपके हाथ में रहेगी तो ठीक है। 30,750 30,850 ब्लाइंड बाय जोन जिसे आप कह सकते हैं, वहां पर तो खरीदना ही खरीदना है अगर आए तो। ऊपरी स्तरों पर 31,500 31,575 हल्की रुकावट का लेवल है, हो सकता है हम उसके आसपास ही खुले। उसके बाद 31,750 से 31,850 वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। इस पर आपको फोकस करना है, ये है आपके लिए बड़े सपोर्ट रेंज दीप आज के लिए। जी
बिल्कुल, तो कुछ अहम रेंजेस आपके लिए, और जैसे कि अनिल जी कह रहे हैं 14,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो एक जबरदस्त तेजी के लिए तैयार हैं। दिन के हिसाब से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है सर? दिन के हिसाब से दीप देखिए, 13,850 14,000 ये आज के दिन की आपकी छोटी रेंज होगी, ठीक है। उसके बाद 13,800 14,050 होगी। 13,850 14,000 छोटी रेंज है, 14,000 के आसपास आप खुलेंगे। 13,850 14,050 दिन की मीडियम रेंज है, और 13,750 से 14,075 दिन की बड़ी रेंज आपके लिए निकल कर आती है। ये तो हो गई आपकी आज की रेंज, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी पर। 31,500 दिन की छोटी रेंज है। 30,900 से 31,575 दिन की निफ्टी के लिए मीडियम रेंज है। 30,750 31,750 आज के लिए बड़ी रेंज। बेसिकली 31,750 31,850 बैंक निफ्टी का अगला टारगेट बन रहा है। यहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तक हो सकती है। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए दिन की रेंजेस जहां पर आपको नजर रखनी है। सर, पीसीआर से एफआईएस की पोजीशनिंग से यहां से कुछ कंफर्ट मिल रहा है आज के लिए? पीसीआर देखिए थोड़ा सा कम हो गया है, जो दीप अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1.55 पर पुट कॉल रेशियो है, 1.70 से घटा है, तो 14 बेसिस पॉइंट घट कर आया है, ये अच्छा संकेत है। एफआईएस की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 1% घटी है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। विक्स 2% ऊपर बढ़ा है, तो ये सारे डेटा जो है वो स्टेबल है। अब आइए आपको स्टॉप लॉस दे दूं। तेजी की पोजीशन अगर आपकी है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए दीप 13,850 का, सिंपल। और दिन के लिए भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। निफ्टी पर ये हो गया 13,850। बैंक निफ्टी पर 31,000 का रख लीजिए, क्योंकि वैसे है ना स्टॉप लॉस थोड़ा दूर आ रहा है, लेकिन मैं इतना दूर आपको देना नहीं चाहता है। 30,875 850 के आसपास आता है, बहुत दूर हो जाएगा। 500 पॉइंट इतना दूर रखने का कोई मतलब नहीं। तो एक काम करें, आप कल के लोज पे स्टॉप लॉस रख लें 31,000, क्लोजिंग बेसिस पर भी और इंट्राडे बेसिस पर भी। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन है, कायदे से होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी किसी न किसी की तो है ही। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो नया लाइफ हाई बनाते वहीं काट लें, और फिर भी अगर आपको थोड़ा और इंतजार करना है तो 14,050 का रख लें। 14,050 के ऊपर तो फिर पक्का काट ही लें, और अगर बंद होता है तो फिर आपको रुकने का कोई मतलब नहीं है। बैंक निफ्टी 31,500 के ऊपर अगर टिके, खुले, बंद होता दिखे तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट लीजिए। जी दी। ओके, तो ये है आपके लिए अहम लेवल्स जहां तक आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस का भी सवाल है। नई पोजीशंस कैसे बनाए सर? निफ्टी खरीदे 13,850 आपका वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है। 13,975 14,000 जहां पर आप खुलेंगे। उसके बाद 14,025 50 75 ये लेवल्स हैं जिनके लिए आपको निफ्टी में करनी है खरीदारी। 14,050 14,075 तक की तैयारी है, कहीं कहीं वहां पर आप जाते हुए देखेंगे। अब आइए, बेचना चाहते हैं जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो 14,050 14,100 की रेंज में बेच सकते हैं। एक चांस लेने वाली बात है। अब यहाँ पर कोई लेवल तो है नहीं, नए लाइफ हाई पर हैं, 14,000 के बड़े आंकड़े के पार हैं, तो वैसे तो बेचना बनता नहीं है। बेचने के बजाय गिरावट में खरीदारी का इंतजार करें। लेकिन ये राय सेलेक्टिवली उन लोगों के लिए जिनको शॉर्ट करना ही होता है और जो शॉर्ट करना चाहते भी हैं। तो आपके लिए फिर 14,050 14,100 वो हल्की रेंज है जहाँ पर एक चांस आप ले सकते हैं बिकवाली का। 14,150 यहाँ पर स्टॉप लॉस कर लीजिए। यहाँ का स्टॉप लॉस 14,150 का होगा, इसे ठीक कर लें। 14,000 13,975 13,925 ये आपके लिए बिकवाली की राय पर आपके स्टॉप लॉस के तौर पर निफ्टी में। जो बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहते हैं खरीदे 31,000 का स्टॉप लॉस लगाकर। 31,400 500 575 750 और 825 ये सारे टारगेट है। 825 850 फाइनल टारगेट है जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 31,750 31,850 की रेंज में शॉर्ट करने का चांस ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट लगाना होगा 31,900 का, 31,600 31,525 425 और 350। ये हैं वो तमाम लेवल्स जिसके लिए आपको करनी है बिकवाली आज के सेशन में। ये ध्यान में रखिएगा। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशन और साथ ही नई पोजीशंस कैसे बनानी है, कौन से लेवल्स पर रखना है फोकस। सेक्टर्स किधर एक्शन देख रहे हैं सर आप? सेक्टर्स में दीप बैंक्स मजबूत दिख रहे हैं। बैंक्स एनबीएफसी अभी भी मजबूत है।
और यहाँ पर खरीदारी रहेगी, यहाँ पर कोई अभी हड़बड़ी नहीं है। सरकारी कंपनियों में पूरा एक्शन है, मुझे लगता है पीएसयू अब भी एक्शन में रहेंगे। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते भर से हम लगातार कह रहे हैं कि सरकारी कंपनियों में एक्शन रहने वाला है, बढ़ने वाला है। तो पीएसयू स्टॉक्स में अब भी आप तेजी करके चलें, यहाँ एक्शन भरपूर रहेगा। वायदा कारोबार में कोई खास बदलाव नहीं है, केनरा बैंक बेंच से बाहर आया है, बाकी पीएनबी सेल बने हुए हैं दीप, तो वो स्टेबल है मामला। बिल्कुल मामला स्टेबल है, वहां पर नजर रखते हैं किस तरह का एक्शन इधर रहेगा। अच्छा सर, बताएं फंड का एक्शन कैसे समझना चाहिए, वहां से क्या नजर रहेगी? फंड्स का एक्शन ठीक है दीप, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2350 करोड़ की दमदार खरीदारी का आंकड़ा है एफआईएस की तरफ से, फिर से आया तो पैसा पूरा आ रहा है। और सबका हिसाब किताब वही कि जब तक पैसा आता हुआ दिखे तब तक तो बाजार में तेजी है ही, फ्लोज मजबूत है। और जब तक फ्लोज ठंडे होने के या रिवर्सल के कोई संकेत ना हो तब तक डरने घबराने की जरूरत है भी नहीं। घरेलू फंड ने 2000 करोड़ का बेचा, ठीक है, कोई खास बात नहीं। इंडेक्स में 286 करोड़ का आंकड़ा है, छोटा है। हल्के उन्होंने इंडेक्स में शॉर्ट्स भी बनाए, थोड़ी सी तेजी की पोजीशन कम भी किए, तो इंडेक्स में थोड़ा सा 14,000 के आसपास ऐसा लग रहा है। एफआईएस का हल्का बुकिंग का मूड है, प्रॉफिट बुकिंग का, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का प्रॉफिट बुकिंग का मूड दिख रहा है, लेकिन कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और वायदा कारोबार की महीने की एक्सपायरी के हफ्ते के लिहाज से आप देखेंगे तो ये डेटा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े डेटा नहीं है। एफएनओ के डेटा छोटे दिख रहे हैं। हाँ, स्टॉक फ्यूचर्स में जरूर 1000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की, तो थोड़ी बहुत स्टॉक्स में बिकवाली है, वो रोल ओवर का मामला हो सकता है। अगले महीने के रोल ओवर के लिहाज से ये होता हुआ दिख रहा है। तो आंकड़े स्टेबल हैं दीप एफआईएस की तरफ से। ओके, तो स्टेबल आंकड़े हैं एफआईएस की तरफ से, कोई परेशानी नहीं है। सर, इस बात पर एक छोटा सा सवाल और मैं पूछना चाहता था। यूजुअली सर आखिरी हफ्ता, आखिरी 2 हफ्ते जो ईयर एंड होते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ी मुनाफा वसूली होती है या फिर थोड़े वॉल्यूम्स गिरते हैं। इस साल वो नहीं देखा गया है। क्या ये इसलिए है कि बैंक्स एफआईएस इस बार उतनी बड़ी छुट्टी नहीं ले पाए हैं लॉकडाउन की वजह से, जैसे कि हम देख रहे हैं, या फिर कोई और वजह है इतने बड़े मोमेंटम को सस्टेन करने के लिए? क्योंकि लगातार जो भी खरीदारी के फिगर्स आ रहे हैं एफआईएस की तरफ से वो बदल नहीं रहे हैं। महीने के शुरुआत में भी हम 2-3 हजार करोड़ दिन के देख रहे थे, अभी भी वैसा ही वॉल्यूम देख रहे हैं। इससे कुछ समझना चाहिए सर? थोड़ा सरप्राइजिंग तो है दीप, कि आमतौर पर थोड़े से फंड्स के एक्शन और फ्लोज साल के अंत में ठंडे होते हुए दिखते हैं, बात सही है। लेकिन इस पॉइंट वही है ना, जब पैसा बन रहा हो तो आपको छुट्टी के बजाय घर पे काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और जब पैसा नहीं बन रहा हो तो आपको मतलब छुट्टी भी अच्छी नहीं लगती। यही हाल एफआईएस का इस वक्त है। जब पैसा बन रहा है तो उन्हें लग रहा है कि एक्टिव रहने में समझदारी है। पता चला 7 दिन बाद छुट्टी से आया और स्टॉक आपको 25% 20% ऊपर मिला, तो करना क्या। तो मुझे लगता है कि और दूसरी बात एक और है, जो हम बात कर भी रहते थोड़े दिन पहले, कि देखिए टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है दीप। अगर आप छुट्टी कहीं मना रहे हैं, किसी भी आइलैंड पर जाकर भी छुट्टी मना रहे हैं, आपके पास सिर्फ वाईफाई या इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, तो आप ऑफिस और पूरी दुनिया से जुड़े रह सकते हैं। और 2020 में सबसे बड़ी चीज़ हमने यही सीखी कि घर से बाहर निकले बगैर भी पूरा ऑफिस कैसे चल सकता है। तो मुझे लगता है अब वो चीज़ें बदल रही हैं, जिससे आराम से काम चल रहा है, छुट्टी की छुट्टी, काम का काम, पैसे के पैसे बन रहे हैं एफआईएस के। तो और जिन लोगों को ऑफिस में काम करना है वो तो बेचारे कर ही रहे हैं, तो फंड मैनेजर, सीआईओ छुट्टी मना सकते हैं। और वैसे भी दूसरी बात एक और है, अभी भी ट्रैवलिंग तो बहुत ही कम है। जो लोग छुट्टी मना भी रहे हैं तो वो लोकल ही ज़्यादा मना रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक से दूसरे देश जाकर बड़ी छुट्टियां मनाने के मूड में लोग हों। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस बार जो बदला हुआ माहौल दिख रहा है, जो आपने सही ऑब्जर्व किया, उसके पीछे रीज़न ही यही है दीप। बिल्कुल, तो थोड़ा बदला माहौल दिख रहा है। और सर एकदम 14,000 के बेहद करीब एसजीएक्स निफ्टी भी आते हुए दिख रहा है। तो इस बदले माहौल में, बढ़िया मोमेंटम में हम देख रहे हैं बाजार का एक्शन भी भरपूर है। वायदा कारोबार के लिहाज से सर कौन से लेवल्स आज के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे? वायदा कारोबार के लिहाज से दीप देखिए, पहले 13,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो 36 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है आपके लिए वायदा कारोबार में, तो वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन चूंकि आप खुलेंगे गैप से 14,000 के करीब खुलेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में अब आपके लिए 13,900 शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर आ जाएगा। और वो क्यों होगा वो मैं बता दूं। 13,900 के पुट पे 25 लाख शेयर है, उसमें से 13 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं, तो ये आपके लिए कल के पुट राइटर्स हैं, ये बाजार को यहां पर सपोर्ट देने का काम करेंगे। 14,000 पार करने में
देखना है कि आसानी से कर पाते हैं गैप से खुलकर या थोड़ा रुकते हैं। क्यों? क्योंकि 58 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 14,000 के कॉल्स पर, जो कि हाईएस्ट है और बड़ा भी है। तो 14,000 के लेवल पर थोड़ी सी रुकावट का मामला है। तो हम ये देखेंगे कि क्या 14,000 को पार करके टिकते हैं या नहीं तो फिर 13,970 13,975 एंट्री लेवल आपका बन जाएगा वहां पर निफ्टी के लिए। तो 14,000 मेक और ब्रेक लेवल है। अब एक डेटा और दीप बताना चाहता हूं कि 14,000 के पार निकला और टिका, और अगर आज बंद होने के संकेत आए तो आज और कल आपको आतिशबाजी दिखेगी, फायरवर्क्स, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग दिखेगी। फिर कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे और कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं। 13,900 के कॉल पर 32 लाख शेयर हैं जो ऑलरेडी आज मुश्किल में दिख रहे होंगे। 13,950 पर भी 17 लाख शेयर हैं, वो भी मुश्किल में होंगे। और 14,000 पार कर गया तो फिर कहना ही क्या। तो शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त है। और एक चीज़ समझ लीजिए, अगर 14,000 को पार करते हैं तो 1,95,00,000 शेयर कॉल राइटर्स हैं मंथली सीरीज के जो शॉर्ट होंगे इस वक्त। अगर लगभग 2 करोड़ शेयर शॉर्ट हो जाते हैं 14,000 के ऊपर तो फिर बाजार नीचे आएगा ही नहीं, ये मानकर चलें। और आएगा तो तुरंत वापस ऊपर बढ़ेगा और तगड़ी खरीदारी के साथ बढ़ेगा। तो निफ्टी में जबरदस्त शॉर्ट पोजीशंस हैं जो कवर होनी बाकी है आज और कल में। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, इतनी शॉर्ट्स नहीं है, ईमानदारी की बात ये। क्यों? अब सपोर्ट है 31,000, जहां पर पुट और कॉल दोनों में लगभग बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है। पुट में 7 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 6 लाख शेयर। हल्की रुकावट का लेवल है 31,500, ठीक वैसे ही जैसे बैंक निफ्टी के लिए 14,000 है, क्योंकि बैंक निफ्टी पर 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 31,500 के कॉल पर। लेकिन 31,500 पार किया तो बैंक निफ्टी में भी आग लगेगी, शॉर्ट कवरिंग होगी, आतिशबाजी होगी, जो आराम से 250 से 350 पॉइंट बैंक निफ्टी को आज और कल में बढ़ा सकती है। तो 14,000 निफ्टी और 31,500 बैंक निफ्टी, इन दो लेवल पर नजर रखिए। दोनों पार करके जो टिके तो फिर आप देखते रहिए क्या कुछ होता है बाजार में, जबरदस्त एक्शन होगा। जी दीप। बिल्कुल, तो दो बड़े लेवल्स हैं आपके लिए जहां पर आपको रखनी है नजर। 68 पॉइंट्स दूर है निफ्टी 14,000 से, हालांकि एसजीएक्स निफ्टी एग्जैक्टली उस लेवल से 1 पॉइंट दूर आते हुए दिख रहा है। तो 14,000 की तो आज तैयारी है और 31,500 वहां पर भी नजर रखिए, ज्यादा दूर नहीं है बैंक निफ्टी की भी चाल वहां से। आइए आपको बता देते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर और क्या है ब्रोकरेजेस की राय। वरुण, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार है। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? अच्छा, ट्रिगर्स की बात करें तो सबसे पहले तो एनसीसी का काउंटर आपके रडार पे रहना चाहिए, क्योंकि बोर्ड की बैठक के प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल वारंट जारी करने पे यहाँ विचार होने वाला है और पिछले कुछ दिनों में स्टॉक काफी हरकत में भी रहा है। पीएफसी 30 दिसंबर यानी कि आज पूंजी जुटाने पर इस कंपनी की बोर्ड बैठक है। यूनियन बैंक शेयर धारकों के साथ एफपीओ राइट इशू क्यूआईपी पे ये बैंक जो है वो चर्चा करने वाला है। मयूर यूनिकोटस 30 करोड़ का जो बायबैक है इस कंपनी का वो आज खुलेगा, 400 रुपये का दाम है। और आईएफएल सिक्योरिटीज 90 करोड़ का जो बायबैक है वो आज खुलेगा, भाव 54 रुपीज का है। अब कुछ एक्सक्लूसिव खबर, और इसमें सबसे आगे भेल। आज ये काउंटर काफी हरकत में रहने वाला है क्योंकि नॉन कोर एसेट्स बेचने और नए बिजनेस में इस कंपनी की काफी बेहतर ग्रोथ होने वाली है। दरअसल सरकार की तरफ से रेलवे कंटेनर्स के बड़े ऑर्डर इस कंपनी को मिले। करीब 1000 रेलवे कंटेनर्स के जो ऑर्डर्स है वो एज अ पायलट प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिले हैं। इसके अलावा 16 प्लांट में 9 कैटेगरीज के 300 प्रोडक्ट्स बनाने की ये कंपनी तैयारी कर रही है। घरेलू तौर पर तैयार प्रोडक्ट से इस कंपनी को करीब 3,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू मिलने की संभावनाएं हैं। तो इसके लिए बड़ी खबर है, ये स्टॉक आज हरकत में रहने वाला है। दूसरा स्टॉक और एक एक्सक्लूसिव है और वो है जुबिलेंट लाइफ पे। दरअसल सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि जुबिलेंट लाइफ जो है वो एक बड़ी विदेशी कंपनी के साथ करार करने वाली है। आपको याद होगा रेड बुल जो एनर्जी ड्रिंक है उसके साथ ये करार जो है वो जल्द कर सकती है। विटामिन न्यूट्रिएंट की सप्लाई के लिए रेड बुल के साथ जो है वो जल्दी करार कर सकती है ये कंपनी। तो इस कंपनी के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर होने वाली है। ईआईडी पैरी और कोरोमंडल इंटरनेशनल को अपने आज रडार पर रखिएगा, क्योंकि कोरोमंडल इंटरनेशनल में ईआईडी पैरी 2% हिस्सा यानी करीब 58.5 लाख शेयर जो है उसको ब्लॉक डील के जरिए बेचने वाली है। बेस इशू 1.3% हिस्सा बेचने की योजना है फिलहाल। तो ग्रीन शू ऑप्शन भी है इस कंपनी के पास, अतिरिक्त 0.7% हिस्सा भी ये कंपनी बेच सकती है। जो भाव है 800 से 825 का रखा गया है, यानी कि पिछली क्लोजिंग से करीब 3 से 6% के आसपास का डिस्काउंट है। कंपनी को ईआईडी पैरी को करीब 480 करोड़ के आसपास मिलेंगे, जो कंपनी अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल करने वाली है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले स्टॉक्स और बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है कोरोमंडल में, वहां पर भी नजर रखिए। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं आपके पास कौन से खबरों वाले स्टॉक्स हैं?
गुड मॉर्निंग दीपांशु। यूपीएल यहाँ पर कंपनी अपना कर्ज का भुगतान करी है, जिसके चलते खबरों में है कंपनी ने 41 करोड़ यूएस डॉलर के सीनियर नोट्स जो हैं उनका प्रीपेमेंट किया है। पेमेंट के लिए कंपनी ने नकदी का इंतजाम किया है और कर्ज कम करने का लक्ष्य है कंपनी का, जिसके चलते प्रीपेमेंट का खबर आ रही है। वेदांता पर फोकस रहेगा। प्रमोटर ने हाल ही में अतिरिक्त हिस्सेदारी के शेयर्स गिरवी रखे हैं और प्रमोटर ने 4.98% हिस्सेदारी के शेयर्स जो हैं उन्हें गिरवी रखा है। अब प्रमोटर की पूरी हिस्सेदारी जो है 55.11% गिरवी रखी हुई है। आपको बता दें सिटी ग्रुप के पास शेयर्स को गिरवी रखा गया है और गिरवी रखे शेयर्स से सिटी ग्रुप से 100 करोड़ डॉलर की पूंजी कंपनी को मिलती हुई दिखेगी। वेदांता रिसोर्सेज ने 40 करोड़ डॉलर की पूंजी ऑक्ट्री से जुटाई है और कर्ज भुगतान करने के लिए ये पूरी पूंजी जो है उसे जुटाया गया है। जिंदाल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड पर फोकस रहेगा, क्योंकि बोर्ड ने जेएसएचएल जिंदाल स्टेनलेस हिसार को जेएसएल यानी जिंदाल स्टेनलेस में विलय करने की मंजूरी दे दी है। जिंदाल स्टेनलेस हिसार के हर 100 शेयर पर जिंदाल स्टेनलेस के 195 शेयर्स मिलते हुए दिखेंगे। बल्क डील स्लोमेल लॉजिस्टिक्स पर है। अदानी लॉजिस्टिक्स ने 80 लाख शेयर्स 61 रुपए और 67 पैसे प्रति शेयर के दाम पर बेचे हैं। 27 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच 2 करोड़ 47 लाख शेयर्स की बिकवाली होती हुई दिखी है। एक्रिसिल एवरेस्ट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 2,48,000 शेयर्स 186 रुपए और 60 पैसे प्रति शेयर के दाम पर बेचे हैं। इन्वेस्टमेंट ने 28 दिसंबर को 17,46,000 शेयर्स की खरीदारी की है। वहीं मंगलम सीमेंट में प्रमोटर ने 28 से 29 दिसंबर के बीच 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं और लिंकन फार्मा अंत में प्रमोटर ने 28 से 29 दिसंबर के बीच 1 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स और साथ ही कुछ और प्रमोटर एक्शन और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जहां पर लगातार अदानी से बिकवाली हो रही है। कल हमने लगभग 4.8% की हिस्सेदारी एक ही दिन में बिकवाली होते हुए देखे हैं, तो देखते हैं कि वहां पर एक्शन कैसा रहेगा। पर आइए आपको बता दें आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज कितनी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सिर्फ एकमात्र एक ही रिपोर्ट है आज। नोमिरा की रिपोर्ट आई है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 1728 रुपए के लक्ष्य के लिए 1565 के आसपास की कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि नवंबर में एग्री टायर एक्सपोर्ट में अगर आप देखें तो करीब साल दर साल 28% की बढ़त देखने को मिल रही है। एग्री टायर सेगमेंट में अगर रिकवरी होती है तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा इसी कंपनी को होगा। आगे जाकर पूरे सेक्टर का आउटलुक काफ़ी बढ़िया नजर आ रहा है। कमोडिटीज की जो कीमतें हैं ये भी इनके फेवर में जाती हुई नजर आ रही हैं और कंपनी की क्योंकि आय का करीब 80% हिस्सा जो है एक्सपोर्ट से आता है, इसके लिए मान रहे कि ये स्टॉक आगे जाकर डबल डिजिट रिटर्न देगा। खरीदारी की राय दे रहे हैं 1728 के लक्ष्य के लिए। दीप, एकमात्र संकेत अगर आपको पढ़ना हो कि वाकई में साल का अंत हो रहा है, नया साल आ रहा है, तो वो एफआईज की रिपोर्ट्स आना बंद हो गई। तो एक चीज़ क्लियर कट है, एफआईज में फंड मैनेजर्स काम कर रहे हैं, रिसर्च वाले सारे छुट्टी पर हैं। तो रिसर्च टीम उनकी छुट्टी मना रही है, हमारे यहाँ रिसर्च टीम भी पूरी काम कर रही है। तो चलिए रिसर्च टीम के काम आज आपको दिन भर और नजर आएंगे। बेहतरीन लिंक्स और बेहतरीन रिसर्च आती हुई दिखेगी और कुछ बेहतरीन स्टोरीज भी। उससे पहले आइए हमारे एक्सपर्ट जो बेहतरीन रिसर्च करके लाए हैं उन पर डालते नजर। वक्त है पिक ऑफ द डे का। सुप्रभात बंसल जी, बताएं सर क्या करना चाहते हैं आज? सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी, खरीदारी की राय है बिल्कुल और खरीदने की राय रहेगी और स्टॉक है ब्लू स्टार। टेक्निकल रुझान काफी बढ़िया है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है। कल चलते चलते टूवर्ड्स क्लोजिंग एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ब्लू स्टार के अंदर देखने को मिला था। 778 का स्टॉप लॉस है, 813 का टारगेट है। ब्लू स्टार पर खरीदारी की राय है। ओके, 813 का टारगेट, 778 का स्टॉप लॉस, ये है खरीदारी करने की राय ब्लू स्टार में। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आप भी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना है एक स्टॉक को जिसका नाम है कैम्स में अनिल जी खरीदारी की राय है। जबरदस्त तेजी हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है और कल भी अनिल जी इसमें शानदार तेजी देखने को मिली थी। तो कैम्स में खरीदारी करके चलें।
यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो 1800 रुपए पर 1800 पर रखना है। पहला टारगेट 1885 रुपए का 1885 का पहला टारगेट है और 1910 रुपए का दूसरा टारगेट है, जिसके लिए कैम्स में मेरी खरीदारी की राय है। ओके कैम्स ये हाल ही का लिस्टेड आईपीओ बेहतरीन कंपनी, और हमने कहा भी था कि इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, क्योंकि आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो संभालने का सबसे ज़्यादा कोई बड़ा काम करता है, सबसे ज़्यादा अकाउंट किसी के पास है तो वो कैम्स है। और देखिए स्टॉक लगातार धीमे धीमे मजबूत होता हुआ दिख रहा है। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका स्टॉक आज के लिए। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। कल जिस तरह से मूव आईजीएल में आई, मुझे लगता है एमजीएल में भी मूव आनी चाहिए। एमजीएल में भी कल आई थी, लेकिन एमजीएल थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, तो मैं आज एमजीएल कवर करूंगा। 1083 का बंद है, 1074 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 1112 का मेरा टारगेट होगा। ओके एमजीएल खरीदे आईजीएल के बाद। शुभम जी आप क्या खरीदेंगे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज का जो मेरा पिक है वो खरीदारी की राय है आइशर मोटर पे, और इसमें फ्यूचर्स खरीदना आज ऑप्शन का ट्रेड नहीं है, बिकॉज ज़्यादा इसमें ऑप्शन लिक्विड नहीं होता है। और आइशर मोटर को अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से डेरिवेटिव डेटा में एडिशंस देखने को मिले हैं, उतना अभी तक प्राइस मूव नहीं हुआ है और प्राइस वहीं पे रुका हुआ है, लेकिन डेरिवेटिव डेटा में अगर हम देखें तो कंसिस्टेंटली लॉन्ग एडिशंस हो रहे हैं। तो ये एक प्रीएम्प्टिव इंडिकेशन होता है कि एक यहाँ पे ब्रेकआउट आने की तैयारी है, और मुझे लगता है कि आइशर मोटर में 1-2 दिन में ही हमें एक अच्छा मूव आता हुआ दिखना चाहिए। तो आइशर मोटर का फ्यूचर खरीदें, यहाँ पे 2550 का लक्ष्य होगा और 2420 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके 2420 के स्टॉप लॉस से खरीदें 2550 के टारगेट के लिए। सुमित जी भी आ चुके हैं। सुप्रभात सुमित जी, बताइए सर आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी इरादा तेजी का ही है और ऐसा लग रहा है कि 14,000 का आंकड़ा पार हो जाएगा और नए साल में हम 14,000 प्लस के लेवल से एंट्री मारेंगे। तो बाय साइड का रुझान लेके चलने में ही फायदा रहेगा। कोई भी डिप अगर आता है तो खरीदारी करने का मौका ही ढूंढना चाहिए। फिलहाल जो आज का ट्रेड है वो मेरे को लग रहा है कि टायर सेक्टर स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री यहाँ पे मेरे को लग रहा है एक बाय बनता है। स्टॉक का भाव 1550-1560 के बीच में खरीदारी करके चलने का होगा। स्टॉक के अंदर खरीदारी करनी है 1550-1560 के आसपास। नीचे में 1525 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में मेरे को लग रहा है कि 1600 का इमीडिएट टारगेट बनेगा और 1600 का लेवल निकलने पे ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होगा और फिर 1650 रुपए तक के लेवल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके बालकृष्णा, और यहीं पर आज एफआईज की तरफ से खरीदारी की राय भी आती हुई दिखिए। अभी हम जो बात कर ही रहे थे, न्यूमुरा की रिपोर्ट है जहां पर आपके लिए खरीदारी की राय 1728 का उनका टारगेट है। 1525 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कीजिए और ऊपर के टारगेट आपके लिए 1600-1650 के। अविनाश जी नमस्कार सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी आज का ट्रेड के लिए मुझे यूनाइटेड फॉस्फोरस पसंद है। हमको लग रहा है कि कंपनी ने काफ़ी सिग्निफिकेंट लोन रिपेमेंट किया है और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली कंपनी के तीसरे तिमाही और चौथे तिमाही में आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ओवरहैंग यूपीएल में हुआ था, मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है कि बैलेंस शीट इंप्रूव हो रही है और इससे डेफिनेटली हमको लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए जो डेट रिडक्शन का प्रोग्राम है वो ट्रैक पे है। तो शॉर्ट टर्म में हमको लग रहा है कि 465-470 तक ये जा सकता है। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट कॉल है अनिल जी आज मैं बताना चाहता हूँ वो बेसिकली अल्केम लैब्स पे है। हमको लग रहा है ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जो यूएस ड्रिवन बिजनेस से चलती है। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इन्होंने डेवलप किए, प्लस काफ़ी ANDAs इन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किए हैं। हमको लग रहा है कि ये यूएस मार्केट का जो मोमेंटम है वो आने वाले साल में और भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो अगर कम से कम 12-15 महीने की अवधि है तो कम से कम 3,300-3,400 का टारगेट प्राइस अल्केम लैब्स के लिए हो सकता है और ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो डेफिनेटली इस प्राइस पे खरीदना चाहिए। बिल्कुल बहुत ही शानदार और बेहतरीन कंपनी है अल्केम लैब, और यहाँ पर 3300-3400 का रखें टारगेट। और यूपीएल में जो अच्छी खबर आई मैं आपको पूछने वाला ही था क्योंकि आपकी ट्रैकिंग वाला स्टॉक है, लेकिन आपने पहले ही बता दिया कि इन्होंने $41 करोड़ का सीनियर डेट जो है उसका रीपेमेंट किया है और समय से पहले किया, बताने के लिए कि देखिए कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत है। ये डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली होगी। और कल आखिरी आधे 1 घंटे में स्टॉक में मजबूती भी आती हुई दिखी, निचले स्तर से रिकवरी भी, आज थोड़ी तेजी की आप और उम्मीद कर सकते हैं।
अगला स्टॉक जहां पर हमें फोकस करना है और वो है वेदांता। अविनाश जी जरा इस पर राय दीजिए। प्रमोटर्स ने 5% अपनी स्टेक और गिरवी रखी है और अब पूरी 55% स्टेक इनकी गिरवी हो चुकी है सिटी ग्रुप के पास, और वजह यह है कि यह जो पैसा लिया है उस पैसे से वो पुराना जो कर्ज है उसे अदा करेंगे। समझाया जा रहा है कि थोड़े हाई इंटरेस्ट रेट वाला कर्ज लिया है वेदांता। क्या कुछ चिंताएं हैं तेजी की अच्छी रनअप होने के बाद? क्या थोड़ा नीचे आ सकता है? क्या करना चाहिए वेदांता में? इनफैक्ट अनिल जी, ये जो प्रमोटर का प्लेज का न्यूज है, ये डेफिनेटली मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव है। हमने देखा है कि जब भी प्लेज की खबर आती है तभी कोई भी स्टॉक में हो, और वेदांता तो ये इसके लिए काफी वेल नोन है कि इन्होंने पहले भी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में अपना काफी बड़ा स्टेक प्लेज किया था। तो ये डेफिनेटली एक नेगेटिव सरप्राइज है। हालांकि इससे जरूर जो महंगे लोन है वो रिपे होंगे, लेकिन प्लेज डेफिनेटली एक टेम्पररी स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है। अगर कंपनी कैश फ्लो से ये रेट रिपे करती तो शायद मार्केट्स को ज्यादा पसंद आता। तो मुझे लग रहा है कि इस न्यूज फ्लो से हो सकता है कि आज थोड़ी गिरावट देखने को मिले, और ये प्रमोटर और ये मैनेजमेंट पे थोड़ा सा भरोसा रखना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट बात होगी, क्योंकि प्लेजिंग जब भी बढ़ती है मार्केट में अनिल जी, आप भी जानते हो कि ऐसे शेयरों में थोड़ा सा नर्वसनेस और थोड़ा सा अनस्टेबलनेस जरूर आता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा दूर रहिए, हो सकता है कि थोड़ी सी बिकवाली आपको शायद देखने को मिले। ओके, तो थोड़ा नीचे आ सकता है। वैसे भी अच्छा रनअप हो चुका है, ट्रिगर्स लगभग सारे आपके सामने आ चुके हैं, तो वेदांता में हल्की बिकवाली की संभावना, लेकिन हल्की या मजबूत खरीदारी ये कितनी होगी बताएंगे सुमित जी यूनियन बैंक के बारे में। सुमित जी, आपने शायद कल ही रिकमेंड किया था जहां तक मुझे याद है। आज शेयर धारकों से मंजूरी लेने की तैयारी है बैंक की। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आ सकता है, राइट्स इश्यू आ सकता है या QIP आ सकता है। कुल मिलाकर इक्विटी रेज करने का इनका इरादा है, पैसा जुटाने का इरादा है यूनियन बैंक का। चार्ट्स आपके लेवल, स्टॉप लॉस बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक के अंदर इसीलिए मेरे को लगता है लास्ट 2 दिनों से हलचल देखने को मिल रही है, और स्टॉक इसीलिए हमारे रडार पे भी आ गया था बाय में। स्टॉक के अंदर यहां से मोमेंटम ऊपर का बन रहा है। यूनियन बैंक में 34 से 36 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक के अंदर जिन्होंने बाय कर रखा है पोजीशंस को होल्ड करें। और नीचे में अभी जो इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो स्टॉक के ऊपर दिखाई दे रहा है 30 रुपए का। तो 30 रुपए का अभी स्टॉप लॉस बनेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमने जब बाय दिया था उससे तो बहुत ऊपर है ये। 30 रुपए के स्टॉप लॉस इसके अंदर पोजीशंस होल्ड करें। 34 रुपए 36 रुपए तक के लेवल यूनियन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 34 से 36 रुपए तक के लेवल्स आपको यूनियन बैंक में दिख सकते हैं। ITC वागले साहब, इसके चार्ट्स देखिए। खबर यह है कि ITC में जो सरकार के पास सूती के जरिए हिस्सेदारी है 8% के आसपास की, वो फिलहाल बेचने का और घटाने का इरादा है नहीं सरकार का, ऐसी खबरें आ रही है। वजह है कि अगर घटा दे तो बैट जो ब्रिटिश कंपनी है टोबैको वाली, वो उनकी स्टेक और बढ़ जाती है, 29% के आसपास ऑलरेडी है, तो वो ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। ITC के चार्ट्स में कुछ हलचल है? अनिल जी, फ्रैंकली मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। 220-222 का एक रेजिस्टेंस है, इतना इजी नहीं होगा वो पार करना। ऑन द डाउन साइड एक अच्छी बात है कि 200-195 का एक सपोर्ट भी है, तो 195-220 ये रेंज में मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, शायद कुछ हफ्ते। ओके, अविनाश जी जरा इस पर राय दीजिए। कोरोमंडल इंटरनेशनल पर आज इन जो EID पेरी इनकी होल्डिंग कंपनी है, वो इसमें 2% हिस्सेदारी बेचने के मूड में 58 लाख शेयर बेचे जाएंगे। 800 से 825 रुपए के दाम पर स्टॉक काफी मजबूती के साथ बंद हुआ है, काफी लोगों को पसंद भी आ रहा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी है। बताएं EID पेरी, माफ कीजिएगा कोरोमंडल, जहां ब्लॉक डील हो वहीं खरीद लें, कहाँ खरीदें, क्या करना है? और उसके बाद कुणाल जी आप EID और कोरोमंडल दोनों के चार्ट्स तैयार रखिएगा, मैं आपके पास आने की तैयारी में। तो पहले आप एक बार जरा फंडामेंटल राय दें अविनाश जी। इनफैक्ट अनिल जी, कोरोमंडल में ये जो थोड़ा सा OFS के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर डाइवेस्टमेंट होने वाला है, हमको लग रहा है ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं तो थोड़ी बहुत कमजोरी शॉर्ट टर्म में जरूर होती है, लेकिन हमको लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को इसका फायदा लेना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और हमको लग रहा है कि आने वाला साल तो इनके लिए और भी अच्छा रहने की उम्मीद रहेगी। नॉट ओनली फर्टिलाइजर बट केमिकल्स और दूसरे बिजनेसेस भी है जो इनको काफी स्टेबिलिटी देते हैं।
तो ये खरीदने का मौका रहेगा। मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी कारण से थोड़ी बहुत कमजोरी कोरोमंडल में दिखती है तो इसको खरीदना चाहिए। रही बात EID पैरी की, तो इनफैक्ट अनिल जी, ये तो होल्डिंग कंपनी है, तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि वैल्यूएशंस भी काफी रीजनेबल है, शुगर है, नॉन शुगर बिजनेस भी है। बट कोरोमंडल में डेफिनेटली अगर कोई भी गिरावट आती है तो मुझे लग रहा है कि इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल बहुत ही शानदार है और FY22 में हमको लग रहा है कि 15-16% की अर्निंग्स वो कंफर्टेबली आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहेगा। ओके, ये आपके लिए राय। और इन दोनों के चार्ट्स कुणाल जी बताइए जरा। अनिल जी देखिए, कोरोमंडल में एक बड़ा ब्रेकआउट हमने देखा था सोमवार के सेशन में, और अनिल जी मुझे लगता है कि और भी ऊपर के लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे। तो मान लीजिए कुछ कमजोरी मिलती है तो उसका इस्तेमाल खरीदारी के लिए करना चाहिए। 820 रुपए के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, तो मान लीजिए स्टॉक कुछ डिप दिखाता है तो उसमें इसको बाय करें, मध्यम अवधि के लिए खरीदें। कोरोमंडल इन स्तरों से काफी ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। और रहा सवाल अनिल जी EID पैरी का, तो इसमें भी लगातार एक अपट्रेंड चल रहा है। मैंने और राकेश जी ने इसको 10 की कमाई में भी खरीदारी की राय दी थी, और स्टॉक उसके बाद लगातार तेजी दिखा रहा है। एक डिप आ जाने के बाद वापस से रिकवरी बनते हुए दिख रही है, तो इसमें भी होल्ड करने की राय है। नई खरीदारी ना करें, लेकिन जिनके पास पोजीशन है एक 320 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें और 360-370 के टारगेट के लिए होल्ड करने की राय। ओके, अच्छा, ये आपने जो कुणाल जी ड्रेस कोड का उल्लंघन किया है उसके ऊपर मैं आपसे सफाई लेना चाहता हूँ। ये सिर्फ सर्दी की वजह से किया है दिल्ली की? मुझे पता चला है कि कल दिल्ली में बड़ी ठंड रही है, और अगर सिर्फ सर्दी की वजह से तो ठीक है, और कोई वजह तो नहीं है, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब आपने ड्रेस कोड से आप बाहर निकल रहे हैं, थोड़े थोड़े मुझे लग रहा है बंसल जी ने भी पहना है कोट, क्या चक्कर है? अनिल जी देखिए, दिल्ली में कड़ाके की सर्दी है अनिल जी। अनिल जी आज तो ड्रेस कोड हमने पूरा फॉलो किया है। तो फिर इसका मतलब आज बुधवार है अनिल जी, इसका मतलब फिर, हाँ, इसका मतलब हम, इसका मतलब उल्लंघन जो किया है वो सुमित जी ने किया है। सुमित जी को मुंबई में रहते हुए भी ठंड लग रही है। देखिए, मैं है ना आपके बहाने से सुमित जी को घेर रहा था, सुमित जी पकड़े गए। सुमित जी, आपको इतनी ठंड लग रही है मुंबई में रहते हुए कि आप जैकेट पहन के, कोट पहन के बैठे हैं? अनिल जी ठंड तो बहुत है अनिल जी। आज सुबह आप देखिए बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, रात को आजकल ऐसा हो रहा है फैन बंद करना पड़ रहा है अनिल जी। तो बॉम्बे के लिए तो ठंड हो रही है, और मेरे को वैसे भी ठंड थोड़ी ज्यादा लगती है। एक काम करो, एक बार है ना सर्दियों के दिनों में कुणाल जी और राकेश जी का आतिथ्य तो आप स्वीकार करें, जरा दिल्ली विल्ली घूम के आए तो अपने ये वाली सर्दी हम भूल ही जाएंगे। लेकिन चलिए, मौसम एकदम से बदला है और कल काफ़ी ज़बरदस्त ठंड होती हुई दिखी, जो हमने मुंबई में भी फील की। तो आप सर्दी में थोड़ी अपनी सावधानी जरूर रखिए। लेकिन आइए, एक स्टॉक में बड़ी गर्मी होती दिख रही है और वो है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। जरा शुभम जी इसके चार्ट देखिए और बताइए। अदानी लॉजिस्टिक्स लगातार बेचे जा रहा है, स्टॉक बढ़े जा रहा है। कल तो बड़े ब्रेकआउट के संकेत आते हुए दिखे हैं। स्नोमैन देखिए चार्ट्स, बताइए क्या कुछ दिख रहा है? अनिल जी, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में अगर हम देखें तो पिछले 2 दिनों से जो यहाँ पे मूव बना है, उसके बाद मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है। तो हो सकता है फ्रेश खरीदारी अगर करना है तो हो सकता है थोड़ा लेट हो गया है, तब तो पुल बैक में लेना चाहिए। लेकिन अगर ट्रेड यहाँ पे ऑलरेडी है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस ट्रेड में बने रहना चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 61 पे, और अगर इसको हम और 4-5 दिन का समय दें तो मुझे लगता है कि ये जो मूव है वो 75 रुपये तक भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो बिल्कुल बने रहना चाहिए स्नोमैन में। और जो सर्दी की बात हो रही थी, तो यहाँ पे अभी कनाडा में सिर्फ -15 डिग्री है टेम्परेचर, इसलिए मैं होपफुली मैं अपना ड्रेस कोड को जस्टिफाई कर रहा हूँ। आप तो वो एसी का टेम्परेचर बना के बैठे होंगे ना, एकदम बराबर परफेक्ट करके, गरम गरम हीटर वीटर वाले रूम हीटर में। -15 डिग्री, वाह! अब अच्छा, -15 डिग्री टेम्परेचर में शुभम जी कभी घर से बाहर निकलते हैं? थोड़ा मतलब वॉक करके आना, ऐसा कुछ करते हैं, या मतलब जो करना है घर में ही कर लें? अनिल जी रोज ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि ऑफिस तो जाते ही हैं, तो रोज ही बाहर निकलते हैं। तो अब आदत हो चुकी है, तो ज़्यादा ठंड लगता भी नहीं है। और जिस तरह के जैकेट्स मिलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ठंड आपको महसूस भी नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो फिर भी आपको यूज टू होना पड़ेगा टेम्परेचर के साथ। बंसल जी, एक बार तो अपने को भी जाकर एक्सपीरियंस करना चाहिए कनाडा, शुभम जी के यहाँ जाकर के। वाकई में इतनी ठंड पड़ती है कि, या मान लें कि -15 डिग्री में ठंड नहीं लगती हुई, कैसे मान लें?
नहीं अनिल जी, बिल्कुल एक्सपीरियंस करना चाहिए। और शुभम जी ने तो वादा भी कर रखा है कि पूरे जी बिजनेस की टीम को कनाडा लेके जाएंगे। बस अनिल जी, हुआ क्या है, वादा करा और वायदा के बाद कोविड आ गया। बट शुभम जी, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है पेपर्स में कि वहां कनाडा में तो मतलब कि नक्शा ही पास नहीं होता है। अगर सेंट्रल हीटिंग ना हो तो 15 डिग्री में आप तो सेंट्रल हीटिंग में बैठे होंगे शुभम जी। जी यहाँ पे हीटर बिल्कुल, के और बिना सेंट्रल तो हीटिंग सिस्टम रहने का आपका कोई यहाँ सवाल ही पर नहीं तैयार उठता हो गया है। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर हीटर ऑन कर दिया है। सुमित जी ने भी देखिए जैकेट निकाल लिया, अब एकदम प्रॉपर ड्रेसअप में आ गए मुंबई वाले में। तो चलिए बढ़ते आगे कुछ और स्टॉक से जहाँ पर एक्शन भरपूर है। इंडस टावर्स, ये एक स्टॉक है, जरा इसके चार्ट देखिए कुणाल जी, और इस पर राय दीजिए। जो भारतीय इंफ्राटेल पहले होता था, यहाँ प्रमोटर्स ने खरीदारी की 28 तारीख को 17.5 लाख शेयरों के आसपास की। चार्ट में कुछ दम है? ये देखिए चार्ट में दम है। स्टॉक में एक तेजी बनी थी, तेजी के बाद कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात अनिल जी ये है कि 220 रुपए का जो लेवल है, जो कि इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट है, उसके ऊपर ये स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है। तो ये अपने आप में इसकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 220 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखकर मेरी राय में बने रहना चाहिए। नई खरीदारी भी यहां कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। 220 मुझे नहीं लगता वायलेट करेगा नीचे, और ऊपर तेजी बनी तो 260 275 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो मेरी राय में 220 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की राय। जुबिलेंट लाइफ, ये एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिस पर एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आई है जी बिजनेस की। थोड़ी देर में वो खबर आपके सामने स्वाति फिर से पूरे विस्तार से रखेंगी भी, लेकिन बड़ा करार करने की तैयारी है इस कंपनी की रेड बुल के साथ। जरा सुमित जी इसके चार्ट्स देखिए। जुबिलेंट लाइफ, क्या स्टॉक आज तेज दौड़ लगाने को तैयार है? स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर है अनिल जी। स्टॉक में तेजी का मूव ही देखने को मिलना चाहिए और ये यहाँ से एक अच्छा तेज दौड़ लगाने को तैयार भी है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से खरीदारी बनती है। जिन्होंने पोजीशंस ले रखी है वो लोग होल्ड करें। 880 का जो रेजिस्टेंस है, जैसे ये क्रॉस होगा तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ये लेवल जैसे ही क्रॉस होंगे तो 900 प्लस के लेवल या 950 रुपए तक के लेवल जुबिलिएंट के अंदर फिर देखने को मिल सकते हैं। तो 880 का इमीडिएट टारगेट बनेगा, 880 890 का, और ये लेवल निकलने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद 950 हो सकता है 1000 रुपीज तक के लेवल भी जल्दी ही जुबिलिएंट के अंदर देखने को मिले। तो ये है आपके लिए जुबिलेंट लाइफ पर राय आती हुई। जेएसएल और जेएसएल हिसार, जिंदाल स्टील हिसार के बीच में मर्जर फाइनल हुआ है। रेशियो 100 शेयर के बदले में 195 शेयर। वैसे तो रेशियो के आसपास ही ज़्यादा अब फर्क पड़ा नहीं है, मार्केट ने एडजस्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बार जरा अविनाश जी आपकी राय दें। इन दोनों में से कोई एक शेयर पोर्टफोलियो में रखना हो तो वो कौन सा होना चाहिए, जेएसएल या फिर जिंदाल स्टेनलेस हिसार? इनफैक्ट अनिल जी जेएसएल ही अच्छा बेहतरीन विकल्प हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की तेजी मेटल सेक्टर में आई है, स्टेनलेस स्टील के मार्केट में ये लोग काफी सिग्निफिकेंट प्लेयर है और काफी सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं। और अभी हमको लग रहा है कि आने वाला जो साल है, स्पेशली सेकंड हाफ ऑफ FY21 और FY22, यहाँ पे तेजी का माहौल जेएसएल को मिलेगा, क्योंकि स्टेनलेस स्टील की डिमांड काफी बढ़ चुकी है और सिंस ये काफी बड़े प्लेयर है और इंपोर्ट्स भी ज्यादा नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि जेएसएल में डेफिनेटली एक खरीदने का मौका बन सकता है। तो यहाँ पे जेएसएल पे मुझे लग रहा है कोई भी गिरावट या इवन करंट प्राइस पे कोई खरीदता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की अपेक्षा रहेगी। आपके लिए जेएसएल और जेएसएल हिसार पर है इस वक्त की राय आती हुई। एक और स्टॉक कैश मार्केट का है। बंसल जी चार्ट देखिए। मंगलम सीमेंट, यहां पर भी प्रोमोटर्स की तरफ से खरीदारी होती दिख रही है। 28 और 29 दिसंबर को 1 लाख शेयर मंगलम सीमेंट के प्रोमोटर्स ने खरीदे। चार्ट पे मजबूत है क्या? अनिल जी, चार्ट्स मजबूत हैं इसके। स्टॉक ने थोड़ी सी करेक्शन ली है, बट खास बात क्या है कि यहाँ पर 219 एक अहम सपोर्ट है। 219.20 के ऊपर ही ब्रेकआउट लेके स्टॉक ने करेक्शन ली थी, तो जिनके पास है वो होल्ड करें 219 के स्टॉप लॉस के साथ, और नई खरीदारी भी 219 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे की जा सकती है। तो ये है आपके लिए मंगलम सीमेंट पर खरीदारी करने की राय।